तो प्रिय बच्चों, आज का ये सेशन, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। आज हम ग्राम विकास के अंतर्गत लेखपाल ग्राम विकास का एक टॉपिक जो कृषि संबंधित है उसका वीडियो डालते हैं, जो ग्राम विकास अधिकारी के लिए, लेखपाल के लिए और सभी वनडे एग्ज़ाम, खासकर यूपीएससी, यूपीटीपीएससी, क्योंकि कृषि तो भारत की जान है। भारत की रीढ़ क्या है? कृषि है। हमारे अन्नदाता भगवान से कम थोड़ी होते हैं। तो आज उन्हीं की हम बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। भारत में की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में जुड़ी है? भारत बच्चों विकासशील देश है और कृषि प्रधान देश है, तो कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो आपको बताना है 85%, 70%, 55% और 40%। तो वर्तमान में बच्चों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, एमपी पीसीएस में आया हुआ है। तो 70% आबादी हमारी जो ग्रामीणांचल की है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत में फसल की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत में फसल की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितना है, यानी कितने भागों में क्षेत्रफल में खेती की जाती है? हमारे जो अन्नदाता हैं, जो किसान भाई लोग हैं, वो कितने % अपनी खेती कर रहे हैं? तो 16 करोड़ हेक्टेयर, 12 करोड़ हेक्टेयर, आपका 16 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़, 17 करोड़। तो आप बता सकते हैं कि इसमें ऐसे बच्चों 14 करोड़ लोग जो है फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल में खेती करते हैं। अगला है, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित कर सकता है? यानी कृषि भूमि किसे कहते हैं? वह कौन सी भूमि है जिस पे खेती की जाती है, उसी की परिभाषा बताना है भैया। तो कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ऐसी भूमि पर जिस पर वास्तव में फसलें हों। कृषि व्यर्थ भूमि प्लस प्रति भूमि। अरे व्यर्थ भूमि होगी तो प्रति भूमि को इस काम आएगी भैया, ऊसर पापड़ थोड़ी खेती में होता है। तो अच्छी भूमि तो खेती होती है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता दोनों। पुरानी प्रति भूमि और वर्तमान प्रति भूमि। तो बच्चों ये भी बात नहीं समझ में आ रही। अगला है कुल प्रति भूमि। पुरानी नई से मतलब नहीं है, वर्तमान टाइम में जितना है उसी की बात करें। तो कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि, ये आपका डी नंबर आपका आंसर सही है बच्चों। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएससी 2014 में आया हुआ है। अगला बच्चों है, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है? अगर पूरी जनसंख्या को जो है कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित कर दें तो क्या मिलता है बच्चों? तो आपको बता दें कि जनसंख्या घनत्व क्या है? 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता। पौष्णिक घनत्व ये भी नहीं हो सकता। कृषि घनत्व और कायिक घनत्व। तो बच्चों कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल को जब आप विभाजित करेंगे तो उस समय जो बनता है उससे बोलते हैं कायिक घनत्व। एसएससी में आया हुआ 2012 में। अगला बच्चों, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादों की कोटि तो ISI इंडिया स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस। तो ISI के माध्यम से बच्चों जो सामान होता है, जैसे आपका कोई भी सामान लेते हैं बाज़ार से, बनिया के यहाँ से, घी है, तेल है, कोई भी चीज़ लेते हैं ना,
डिब्बा बंद या वैसे ही रहते हैं, तो उसमें ISI का मार्क लगा रहता है। तेल में, घी में, दाल में, जो भी सामान लेते हैं। पारिस्थितिक उत्पाद की बात करें तो उत्पादों की कोड ही ज्ञात करना है, तो पारिस्थितिक उत्पाद की यहाँ क्या आवश्यकता है। हरित उत्पाद की बात करें बच्चों, तो हरित उत्पाद कोई जरूरी नहीं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो सुखा के बिकती हैं। बादाम को आप हरा ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा। इसमें एगमार्क बना होता है। कृषि उत्पादों में क्या बना होता है, एगमार्क। एगमार्क के माध्यम से आप जो है कृषि उत्पादों की कोटि की जानकारी कर सकते हैं। SSC में MTS में आया बच्चों, MTS आजकल MTS का फॉर्म आया है। और MTS का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, मल्टी टॉक्सिंग है ना। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आए हैं आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, 100% मिलेंगे एग्जाम में। बस आप केवल इसको एक बार पढ़ डालिए, रिवीजन कर लीजिए। अगला बच्चों, HYV कार्यक्रम को भारत में कहा जाता है। HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहते हैं बच्चों, श्वेत क्रांति। तो बच्चों बताया तो आपको ना कि श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति का बच्चों संबंध है मत्स्य। पारंपरिक क्रांति हुआ जो पुराने पद्धति से खेती बाड़ी करते हैं। और 9 कृषि नीति, तो 9 कृषि नीति जो है ये सही है आपका HYC। एक क्वेश्चन और पूछता बच्चों आपसे कि भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते हैं प्रोफेसर डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारतीय हरित क्रांति का जनक कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, दक्षिण भारत के हैं, इन्हें वैज्ञानिक हैं भारतीय। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है पूछ लिया, तो अगर पेपर में आ गया हरित क्रांति के जनक हैं तो नॉर्मल बोरलॉग दिया तो भैया टिक कर देना आँख मूंद के, इसको लिख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मल बोरलॉग। और क्वेश्चन घुमा दिया कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक भैया, ये SSC CGL में आया हुआ बच्चों। अगला है जूम क्या है। जूम कल्टीवेशन, तो बच्चों जो है लोक नृत्य तो है ही नहीं, एक नदी का नाम भी नहीं है, भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति ये भी नहीं है, ये कृषि खेती का एक प्रकार है। और आपको बता दें कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं, कर्नाटका के लोग और आंध्र प्रदेश के, तो यहाँ की जो आदिम जनजातियाँ हैं वो लोग क्या करती हैं कि बड़े बड़े जंगलों को आग लगा के जला देती हैं। और जब जंगल जल जाते हैं, राख पात बन जाते हैं, तो उसी पे वो लोग खेती करते हैं। और 2-4 साल खेती करते हैं, जब उसकी उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है ना, तो क्या करते हैं, फिर दूसरे जंगल को जला देते हैं। इसे बोलते हैं झूम कल्टीवेशन, झूम खेती। अब तो बात समझ में आ गई आपकी, एक प्रकार की खेती भैया। अगला बच्चों, खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। खेती की झूम विधि यानी झूम कल्टीवेशन का व्यवहार कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, उच्च भूमि में नहीं, तटीय तमिलनाडु का तो नागालैंड है इसमें।
नागालैंड, कर्नाटका, यहाँ के लोग जो है झूम कल्टीवेशन ज़्यादा करते हैं भैया। अगला बात आपसे करते हैं बच्चों, एसएससी टैक्स असिस्टेंट में आया हुआ है ये 2007 में, सारे क्वेश्चन आए हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? नागालैंड जानते ना, तो नागालैंड के जो पर्वत होते हैं बंजर होते हैं, उस पर पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे, यानी ऊसर होते हैं, ऊसर। तो उसकी वजह क्या है? शहरीकरण। ये तो हो नहीं सकता भाई, शहर तो वहाँ तो पर्वत पे कौन शहरीकरण होगा? पर्वत पे कौन रहेगा? उग्रवाद, उग्रवादी पर्वत पे क्या जाके पेड़ पौधे काट डालेंगे? झूम कृषि, ये तो बताए भाई, ऐसा नहीं है, जंगलों में होती है। और तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि का कोई संबंध नहीं है कि पर्वतों को बंजर कर दे। इसमें सही है आपका झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन एमपीपीसीएस में आया है, क्योंकि जिस मिट्टी में बार बार खेती की जाए उसकी उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है। और जो आपके ये आदिम जाति के लोग हैं ना, वो लोग पहाड़ों पे खेती बाड़ी करते हैं। अगर वहाँ पे जंगल मिल गया, आग लगा दिए और खेती कर रहे हैं 3-4 साल पाल, जब 3-4 साल करेंगे ना तो वहाँ की उपजाऊपन क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा तो बंजर हो ही जाएगा। अरे आपके यहाँ जो ज़मीन है भैया बहुत उपजाऊ है ना, गंगा का क्षेत्र है, अगर यहाँ पे बच्चों आप लोग खाद न डालें, पास न डालें, कंपोस्ट न डालें, तो यहाँ की मिट्टी धीरे धीरे बंजर हो जाएगी। तो कोई नई बात नहीं है, आप लोग खाद उर्वरक डालते रहते ना, इसलिए इसकी उर्वरता बनी रहती है। एक क्वेश्चन और आता बच्चों कि मिट्टी में बिना खाद डाले उसकी उर्वरता कैसे बढ़ा सकते हैं? कई बार आया है, एसएससी में आया ये क्वेश्चन कि मिट्टी में बिना खाद डाले उसकी उर्वरता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों उसकी उर्वरता बढ़ाने का एक ही तरीका, फसल चक्र अपनाकर। क्या करेंगे? फसल चक्र अपनाकर। ठीक भैया। अरे यार पहले जैसे बताए ना, धान लगाइए, धान के बाद गेहूँ बोइए, गेहूँ के बाद आप उड़द मूंग बो दीजिए, बस हो गया फसल चक्र। इससे उर्वरता बढ़ जाती है। आपको पता है ना कि जो दलहन होती ना, इसे आपका हो गया दलहन में उड़दी मूंग हो गई, तो उसकी जड़ में जो है एक राइजोबियम लेगुमिनिशोरम नामक जीवाणु होता है, जो सहजीवी संबंध के दौरान नाइट्रोजन को नाइट्रेट में स्थिरीकरण करता है। एक क्वेश्चन होता है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो आप बताइएगा नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, झूम कृषि अभी कहाँ प्रचलित है? तो हमने बताया कि झूम खेती, झूम कल्टीवेशन मिज़ोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में, इन सभी में। तो मिज़ोरम में होता है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, मणिपुर। और एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है कि बिना मिट्टी की खेती को क्या कहते हैं? बिना मिट्टी की खेती को क्या कहते हैं? बिना मिट्टी खेती, यानी मिट्टी जोत नहीं खेती के लिए भैया। अच्छा, तो बिना मिट्टी खेती क्या कहते हैं? इसका आंसर देंगे, हम बता देते हैं आपको, कई बार एग्जाम में आया है। तो उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक। इसमें एक जार होता है, उसी में पेड़ पौधा लगा देते हैं और यहाँ पे केमिकल डाल देते हैं, इसी बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है बच्चों, यही है। तो मिट्टी की क्या जरूरत है, इसे लगा देते हैं।
समझ गए, वही है। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ है, 2014 में आया है, और एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007 में आया है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर, भारत में झूम कृषि संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको बता दें, इसमें आपको टिक करना है, बताना है कौन सही है। तो यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकांश प्रथा में है। इसे कारतक दहन तकनीक के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसमें मृदा की उर्वरता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है। तो कूट क्या था बताना बच्चों, तो इसमें आपका तीनों सही है भैया, तीनों आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि बताया ना कि कुछ दिन बाद उर्वरता क्या आ जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब पेड़ पौधे जलाएंगे ना तो राख पे खेती करेंगे, कुछ दिन बाद राख की उपजाऊपन खत्म हो जाएगा तो बंजर हो जाएगा। इसे कारतक दहन भी कहते हैं। कार्तिक के अवसर में इसको आग लगाते हैं। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है, बताया ना आपका, नागालैंड वगैरह में। अगला, सोपान कृषि कहाँ होती है? सोपान कृषि कहाँ होती है? सोपान माने सीढ़ी होता है। क्या होता है? सीढ़ी होता है। और सीढ़ीदार जो खेतियाँ होती ना, तो कहाँ होती हैं? पहाड़ी ढलान पर, कृषि क्षेत्र में, छतों पर, पर्वत की चोटी पे। पर्वत की चोटी पे तो हो ही नहीं सकता, छतों पे कौन सी खेती करने जा रहे हैं? और सूक्ष्म क्षेत्र में भी नहीं होता, तो पहाड़ों के ढलान पर होता। पहाड़ होते हैं ऊँचे ऊँचे, वहीं पे ऐसे बना लेते हैं, इसे बोलते हैं सोपान खेती। यहीं खेती करते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा काट काट के बना लेते हैं, इसी को बोलते हैं सोपानवत खेती। अगला भैया आपका है एसएससी एचएससी में आया 2011 में। अगला, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी अपारदान की प्रक्रिया को तेज करती है? निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी है जो मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करती है? तो शास्यवर्तन, समोच्च रेखी मोड़, मिश्रित खेती और ढलान कृषि। तो मिट्टी बहेगी कहाँ? ढलान पे बहेगी, तो ढलान कृषि कहते हैं भैया। अरे पानी जितने ढालोगे उतने तो बहेगा यार, जैसे पानी गिराओगे तो यहीं तो लहरा के जाएगा। हाँ, तो यही कराती है ढलान कृषि। यूपी पीसीएस में आया हुआ बच्चों, और आपका लेक्चरर जियोग्राफी में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बागान कृषि पैदा करता है, यानी जो बागान के माध्यम से खेती बाड़ी होती है ना, बगीचों के माध्यम से होती है, केवल खाद्य फसलें, खाद्योत्तर फसलें, नकदी फसलें और 4 फसलें। तो बागान कृषि में आपका बता दें, तो खाद्य फसलें केवल हों ऐसा तो है नहीं। खाद्येतर फसलें यानी कि जो फल फूल होते हैं उन्हीं का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो खाद्येतर फसलें इसमें सही है आपका। नकदी फसलें तो आलू है, गन्ना, ये सब बोते हैं आप लोग। ये एसएससी मैट्रिक लेवल परीक्षा 2006 में आया हुआ है। अगला बच्चों है, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी हैं? तो चाय, रबड़, सूरजमुखी, सोयाबीन। चाय, रबड़, नारियल, कहवा। चाय, केला, अंगूर, नारियल। चाय, रबड़, नारियल, सोयाबीन। तो इसमें पूछ रहा आपसे नगदी फसल भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत, तो चाय है, रबड़ है, नारियल है, कहवा है, ये आपकी भारतीय कृषि बागानी के अंतर्गत आती हैं। अगला बच्चों, निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ किए जाते हैं? उस कृषि को क्या कहते हैं जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ होते हैं? तो इसको गहन कृषि कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं, डेयरी फार्मिंग कहते हैं, शुष्क खेती कहते हैं। तो गहन कृषि तो अलग बात है, मिश्रित खेती कह सकते हैं, मिश्रित कृषि जिसमें पशुपालन भी कर सकते हैं आप, खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग समझते हैं बच्चों, दूध के उत्पादन से संबंधित है। और शुष्क खेती जानते हैं ना, शुष्क इलाके में होती है जहाँ पे पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में आया है 2005 में। अगला बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है?
तो इसमें आपकी बता दें कि दो या दो से अधिक शस्यों को एक साथ खेत में उगाया जाता है। नकदी और खाद्य दोनों शस्यों को साथ साथ खेती करते हैं। पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करते हैं। तो इसमें आपका यही सही है, सी नंबर। और ये IAS प्री में 2012 में पूछा है। अगला आ गया, मृदा रहित कृषि को क्या बोलते हैं, यानी बिना मिट्टी की खेती को क्या बोलते हैं बच्चों? तो हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं इसको। जल संवर्धन कह सकते हैं आप, ठीक है ना। जल संवर्धन ही हाइड्रोपोनिक बोलते हैं, ठीक है ना। रेशम उत्पादन के अंदर रेशम पैदा किया जाता है ना। बाम्बिक्स मोराई होता है रेशम कीट। और आर्द्रता संवर्धन समझते हैं ना, नमी ज़्यादा होना। SSC 2015 में आया हुआ बच्चों। अगला 19 नंबर, पेड़ों की कतारों के बीच में फसल उगाने को क्या कहते हैं? तो इसमें कहेंगे पेड़ों की कतार होगी ना, इसमें फसल उगाएंगे तो क्या कहलाएगा? सामाजिक वन की, झूम, तोत्या प्रणाली, तोग्या प्रणाली, कृषि वन की। तो इसमें सही है तोग्या प्रणाली। सामाजिक वन की में तो ऐसे फसल लगाए जाते हैं जहाँ पे समाज को फ़ायदा हो जाए। झूम बता ही दिए आपको। कृषि वन की तो जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो तोग्या प्रणाली होती है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें पेड़ों की कतारें होती हैं, उसी के बीच में फसल उगा लेते हैं। अगला बच्चों, जलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। तो बच्चों जलवासी कृषि वही है जो पेड़ पौधे काट के बनाई जाती है और उसी मिट्टी पर उगाते हैं। तो असम बिहार के लोगों के लिए ये प्रमुख समस्या है। भारत में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो बच्चों स्थानांतरित कृषि मतलब जो खेती बाड़ी बदल बदल के होती हो, आज यहाँ खेती हो कल वहाँ होगी, है ना। इस तरह इलाकों को बदल बदल खेती बाड़ी करते हैं। तो उसमें कुमारी कहते हैं, झूम कहते हैं, पेंडा कहते हैं, अर्थात ये सभी सही है। क्या बोलते हैं? कुमारी, झूम, पेंडा। MPPCS में आया बच्चों 2007-8 में। अगला समानांतर फसलों का एक उदाहरण है। समानांतर फसलों, ऐसी फसलें जो साथ साथ बोई जाएं, समानांतर फसलों का उदाहरण। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, SSC में कई बार पूछा है। गेहूँ सरसों, गेहूँ सरसों साथ बोते हैं ना, गेहूँ में सरसों निकलती है ना आपके, बोते तो हैं यार। आलू धान, ये तो असंभव भैया, धान के साथ आलू कहाँ होगी? आलू गेहूँ की जन्म रबी की फसल है। कपास गेहूँ, ये भी कोई चांस नहीं है। ज्वार आलू, ये भी नहीं है। तो गेहूँ और सरसों की बात करते हैं बच्चों आपसे। उत्तराखंड PCS में आया 2016 में। अगला है बच्चों आपकी कृषि युग्म पैदावार का आशय है ना। युग्म ने जोड़ा होता भैया। तो कृषि युग्म पैदावार का आशय क्या है? एक ही साथ दो फसल उगाना, एक साथ विभिन्न मौसम की दो फसल उगाना, विभिन्न मौसम पर दो फसल। अरे विभिन्न मौसम में तो अलग अलग हो गया ना साहब। अगला है अन्य फसलों को एक साथ, अन्य फसलों के साथ एक फसल, ऐसा भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो युग्म ने जोड़ा होता है और इसमें क्या है, एक साथ दो फसल उगाते हैं। जैसे आप गेहूं के साथ सरसों उगा लिए, दो फसल मिल गई आपको। आलू के साथ पेरा बो दिए साहब, ये दो फसल हो गई। इस तरह से यहाँ पे होता है। अगला है बिहार PCS में आया ये। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती करते हैं? जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ असिंचित होगा भाई। तो कनेरा के मैदान में, दक्कन के पठार में, कोरोमंडल में और गंगा के मैदान में। तो भैया अत्यधिक असिंचित तो भाई गंगा में हो नहीं सकता, गंगा जी का क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। उत्तर भारत के मैदानी गंगा के क्षेत्र जो हैं बहुत उपजाऊ हैं, तो ये आप तो हो ही नहीं सकता आपका। कोरोमंडल मैदान ये भी नहीं होगा भाई। कनेरा के मैदान यहाँ भी पानी पर्याप्त है, दक्कन के पठार में होता साहब। और दक्कन के जो पठार होते ना, ये SSC में आया है, HCSC 2011 में। अगला है भारत में सिंचित क्षेत्र की
भारत में सिंचित क्षेत्र की सबसे अधिक भाग पर खेती क्या होता है, यानी जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में होता है बच्चों, तो अधिक खेती होती है। तो बच्चों बता दें आपको, ईख, कपास, धान और गेहूँ। तो गेहूँ भी 2-3 बार पानी लेता है, धान थोड़ा पानी में रहता है। कपास की बात करें, इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ईख, गन्ना, गन्ने को हमेशा पानी पर चाहिए। गन्ने में रस निकलेगा ना तभी निकले जब पानी मिलेगा तब तो। तीसरा बच्चों क्या हो गया आपका, ईख हो गया साहब, गन्ना बोलते हैं इसको, है ना। अगली बात करते हैं आपसे, एसएससी टैक्स असिस्टेंट में आया इंस्पेक्टर 2006 में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो निम्नलिखित राज्यों में किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्रफल 2011 का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है भैया? तो ये 2011 में जो है वो हरियाणा रहा है साहब, है ना, हरियाणा रहा है। महाराष्ट्र में खेती बाड़ी होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा नलकूप कहाँ है? यूपी में। नलकूप, नलकूप समझते हैं आप? अरे जिसको आप लोग बोरिंग कहते हैं भाई, वही है। अगला बच्चों, यूपी पीसीएस मेन 2015 में आया हुआ है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी किस मौसम में खेती बाड़ी प्रभावित होती है? तो आपका तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। तो बच्चों देखो, कृषि का दुष्प्रभाव जो ज़्यादा होता है तापमान में, तो भी आप जानते ना फसलें होती हैं। एक होता है 60 डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, एक होता है दिवस निरपेक्ष न्यूट्रल डे प्लांट। याद आया? तो 60 डे माने ठंडी की फसलें, लॉन्ग डे माने गर्मी की फसलें, और न्यूट्रल डे माने जो पे प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता। तो तापमान का कोई मतलब ही नहीं साहब, गर्मी हो ठंडी हो कुछ ना कुछ फसल तो हो ही जाएगी। आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता में भी कुछ फसलें होती हैं, धान वगैरह होती हैं। पवन की बात करें, हवाओं का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन प्रभाव कहाँ होता है इसमें? क्या दुष्प्रभाव कह रहा है? ओला जब पड़ता ना, यानी जो पत्थर गिरता है तो किसान की सारी खेती चौपट हो जाती है, गेहूँ 2 हो जाते हैं भैया कट कट के। उसे बोलते हैं आला वृष्टि, ओला बोलते हैं। एसएससी में आया 2010 में। अगला बच्चों, निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी रहा है? यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ ठेकेदारी कृषि लागू है? ठेकेदार लोग हैं साहब, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो पंजाब में ठेकेदारी होती है, बड़े बड़े फार्म होते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं। पंजाब कृषि मामले नंबर 1 पे है भी, है ना। चावल के उत्पादन नंबर 1 पे पंजाब है, गेहूँ में उत्तर प्रदेश है। तो पंजाब में साहब। अगला है, एक फसली कृषि की विशेषता है। तो एक फसली कृषि की विशेषता है चलवासी कृषि का, व्यापारिक अन्य कृषि का, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि का, जैविक कृषि का। इसमें है व्यापारिक अन्य कृषि का, है ना। एक फसली कृषि का मतलब क्या? व्यापारिक अन्य कृषि का। यूपी एलडीए यूडीए में आया है ये 2011 में, 10 में भी आया है। फसल चक्र की क्या आवश्यकता है भैया? तो फसल चक्र जो है विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु की जाती है। पादपों में प्रोटीन वृद्धि के लिए होते हैं, मिट्टी को उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है, और मृदा की नमी को बनाए रखने में। तो ये आपका सही है, इसमें मिट्टी को उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं। हमने बताया था ना कि अगर आपको खाद नहीं डालना है तो फसल चक्र अपना लीजिए, पैदावार बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, तो होगी ठीक ठाक। इसमें आप लगा दें मिट्टी की उर्वरा शक्ति की वृद्धि हेतु फसल चक्र का प्रयोग करते हैं। ये आया उत्तराखंड पीसीएस में 2009 एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में। अगर वीडियो तेज हो भैया तो आप रोक के देख सकते हैं, है ना। रबी की फसलों को बोया जाता है। रबी माने गेहूँ यार। कब बोते हैं? दिसंबर से मार्च, अक्टूबर से नवंबर, आपका मई से जुलाई। ये तो हो ही नहीं सकता, है ना।
अगस्त से सितंबर ये भी नहीं है आपका। 22 नवंबर, नवंबर जहाँ मिले वहीं लगाइए आप, ठीक। 22 नवंबर तक गेहूं की बुआई हो जाती है, 22 नवंबर तक गेहूं की बुआई होती है, ठीक है ना। तो नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर में बुआई हो जाती है और इसको आपका जो है फरवरी मार्च में काट लिया जाता है गेहूँ। इसमें गेहूँ कट रहे हैं बच्चों। ये एमपी पीसीएस में आया हुआ भैया, प्री में आया, 2013 में, 2000 में भी आया। निम्नलिखित में से रबी की कौन सी फसल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है। रबी माने गेहूँ, गेहूँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चना दिखेगा? मूंगफली, कपास, पटसन। तो गेहूँ के साथ चना बो सकते हैं ना, गेहूँ के मौसम में चना आता है। दलहन यार, सरसों आती है, उड़द आती, सरसों है, चना है, तो ये क्या है? रबी की फसल है। तो क्या टिक करेंगे? चना, चना, सरसों, राई, ये सब चीज़ क्या है? सब रबी की हैं। और गेहूँ मेन होता है भाई रबी फसल में, गेहूँ मेन होता है। अगला एसएससी मैट्रिक में आया 2000 में। निम्नलिखित में कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? रबी माने गेहूँ की फसल। गेहूँ तो है ही भैया, जवा भी उसी के साथ बो देते हैं यार। रेपसीड ये भी है। तो आपका जूट नहीं है भाई। क्या नहीं है? जूट नहीं है। गेहूँ, जवा ये सब बोते हो साथ में ना, रेपसीड माने वही सरसों वगैरह। जूट नहीं इसमें आपका। एसएससी में आया 2010 में। अलग खरीफ में की फसल बोई जाती। खरीफ माने धान की फसल। तो धान की फसल कब बोते हैं भाई? बोई जाती, पूछ रहा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंत में, उत्तर पूर्वी मानसून के प्रारंभ में, उत्तर पूर्वी मानसून के अंत में। तो जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है ना भैया, तब बारिश जम के होती है और उसी समय धान की बुआई होती है, लेव लगाते हैं लोग। अगला बच्चों, आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, है ना। तो बच्चों धान की फसलें खासकर वर्षा ऋतु में लगाई जाती हैं, है ना, यानी खरीफ की फसलें। तो आप लगा सकते हैं, बारिश की फसल है, खरीफ जुलाई में ही बो देते हैं। एसएससी मैट्रिक में आया हुआ है। अगला है, इनमें कौन सी खरीफ की फसल नहीं है भाई? तो बच्चों कपास तो है, मूंगफली भी है, मक्का भी है, सरसों गेहूं के साथ बोते हैं साहब। तो सरसों रबी की फसल है, गेहूं के साथ बोलते हैं ना, तो गेहूं क्या है? रबी है, तो रबी की फसल मानी जाएगी। अगला बच्चों, ये जो है पीसीएस में आया हुआ है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2012 में, 2011 में आया है। इनमें कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? खरीफ माने धान की फसल। चना नहीं है भाई, बाकी सब तो है, ठीक है ना बच्चों। बताया ना भी, चना गेहूं के साथ बोते हैं। धान तो लगाते ही हैं, धान अगर जिसे सूखा पड़ गया तो मक्का लगा देते हैं, बजरा भी लगा देते हैं। तो ये तीनों जो है खरीफ की फसल है। आपका नहीं है तो चना, चना रबी की फसल है। चना क्या है भाई? रबी की फसल है, ठीक है। एमपी पीसीएस 2019 में आया है, 1994 में आया है। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ बस हो गई बात, नहीं है पूछ रहा। तो बच्चों मक्का है, मसूर है, धान है, मूंगफली है। तो मूंगफली, मक्का, धान तो होता है इसमें, मसूर नहीं होता, मसूर की दाल। ये आपका आया है राजस्थान में, आया आरटीएस में आया है, प्री एग्जाम 1999 2000 में आया हुआ है। निम्नलिखित में किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया सकता? निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जा सकता? इसमें आपके बच्चों हैं बाजरा, चावल, खरीफ की बात कर रहे हैं। मक्का, ज्वार, जौ और सरसों, ज्वार और चावल। तो खरीफ में यार आप ऐसे पकड़ो भाई, खरीफ माने धान होता साहब। तो धान से क्या निकलता है? क्या मिलेगा? चावल। तो जहाँ जहाँ चावल उसको काट दो सीधे, ये चावल काट दो भाई, ये भी चावल, दो कट गया। और हमने कहा कि अगर भैया सूखा पड़ जाता, धान नहीं होता, तो लोग ज्वार बाजरा बो देते हैं साहब। तो मक्का भी काट दो आप, बचा क्या? जौ और सरसों। और सरसों, जवा, गेहूँ तीनों साथे तो बोते हैं, ठीक है ना।
चलो आगे चलते हैं भाई। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? यानी भारतवर्ष में खरीफ के फसलों की कटाई कब करते हैं, किस महीने में होती है? खरीफ माने धान यार, धान कब कटता है ना, वही कह रहे हैं। जनवरी मार्च, मार्च में धान काटोगे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। फरवरी अप्रैल ये भी नहीं हो सकता। नवंबर जनवरी, है ना। तो 22 नवंबर तक बो देते हैं, तो सितंबर अक्टूबर सही होना चाहिए। नवंबर में तो गेहूँ बो देंगे आप, और जनवरी में कहाँ कटाई करने जा रहे हो साहब? तो यही सही होगा, सी नंबर। देखते हैं आगे। एसएससी में आया, सीजीएल में आया बच्चों 2016 में, एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ। अगला, खरीफ और रबी से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों में कौन सा ठीक नहीं है? खरीफ महीना वर्षा ऋतु से प्रारंभ होता है और बसंत ऋतु के अंत तक फसल काटी जाती है, ये तो सही लग रहा है। खरीफ महीना वर्षा ऋतु के आरंभ में शुरू होता है और शरद ऋतु में फसल काटी जाती है। खरीफ, ठीक है। रबी महीना वर्षा ऋतु के बाद और शरद ऋतु में प्रारंभ होता है और बसंत ऋतु में काट दी जाती है, यही सही है। और जो नहीं दिख रहा वही गलत है भैया। अगला बच्चों 42 नंबर देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप लोग। ज्वार केवल खरीफ की फसल के रूप में पैदा की जाती है, बाजरा केवल रबी फसल के रूप में पैदा की जाती है। तो आपको बता दें बच्चों, इसमें आपका सही है, बाजरा रबी की फसल के रूप में पैदा, ये कोई बात नहीं है, जब भी चाहें बाजरा पैदा कर सकते हैं और ज्वार भी पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो है आपका जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है ना। आइए इसमें पूछा, ये ऑप्शनल में है। भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? बताया ना, रबी होती है, रबी, खरीफ, और अगला होता है जायद। और जो जायद होता है, जायद में आता है मूंग है आपका, और ये मूंग के बाद एक और होता है उड़द होती है, ये सब जायद में होते हैं। तो कह रहा है जायद का मौसम बताना आपको, तो मौसम बता दीजिए आप, क्या दिक्कत है भाई? फरवरी अप्रैल, मई जुलाई, अप्रैल जून, अक्टूबर नवंबर, ये तो हो ही नहीं सकता। अक्टूबर नवंबर नहीं हो सकता। फरवरी में तो गेहूँ कटता है यार, कहाँ हो सकता है भाई? जायद गेहूँ कटने के बाद बोया जाता ना। मई में कहाँ बोने जा रहे हैं, क्योंकि मई में तो नर्सरी पड़ जाती है धान की, और आप जुलाई में लगा देते हैं। अप्रैल जून सही है साहब, अप्रैल जून सही है, अप्रैल जून क्या है, सही है। एसएससी सीपीओ 2016 में आया हुआ कुछ। अगला क्वेश्चन, जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, तो जायद के मौसम में क्या उगाते हैं? तो चल भाई सीधा हो जा। तरबूज, सोयाबीन, मक्का, पटसन, तो जायद के मौसम में वही उगाते हैं, तरबूज। एसएससी में आया 2011 में। निम्नलिखित में कौन सी फसल जायद के मुख्य सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो निम्नलिखित में कौन सी फसल जायद के क्षेत्रों में उगाई जाती है बच्चों? तो आपको बता दें, उड़द, मूंग, अरहर, चना, चावल, मिलेट, मक्का, मूंगफली। तो मेन फसल तो उड़द मूंग है भाई, जो मुख्य रूप से सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है। आपको क्या है आपका? उड़द और मूंग है। ये 2 महीने में मिल जाती है, लोग आराम से, किसान भाई बोले थे इसको। और हमने बताया था ना कि जो दलहन की फसलें होती हैं ना, उड़द मूंग, तो इसमें जो है इसकी जड़ की गांठों में राइजोबियम जीवाणु होता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को 78% नाइट्रोजन है ना, पता आपको उसको खींच के क्या करता है, नाइट्रेट के रूप में जो है खींच लेता है नाइट्रोजन को, और कन्वर्ट करता है किसमें? नाइट्रेट में, जिसको पौधे लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते, अगर नाइट्रोजन ले लेते हैं ना तो खाद क्या डालते हैं हम लोग?
और एक क्वेश्चन आता है यूरिया जो होता है NH2CO NH2CO NH2 यूरिया बोलते हैं साहब। यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? 46% आया एग्जाम में। और एक क्वेश्चन और आता है कि यूरिया जो होता है ना, को बनाया किसने था? WH वेलर ने बनाया था। तो इस तरह से यूरिया है आपकी। अगला बच्चों, अंतावर्ती जायद फसल है, UPPCS 2011 में आया था। तो वे फसलें जो हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं। प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसल उगाने में असफल हो जाते हैं। वे फसलें जो नष्ट किए जाने वाले कुछ कीटनाशक जीवों को आकर्षित करती हैं। ऐसा नहीं है। वे फसलें जो कुछ ऐसे कीटों को आकर्षित करती हैं जो रोपित किए जा सकते हैं और जो नाशक जीवों को जैविक नियंत्रण पर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो इसमें आपका सही भैया कि प्रत्यास्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगाने में हम लोग असफल होते हैं। तो बी नंबर आप टिक कर दें इस पर, बी नंबर सही है। SSC CPO 2012 में आया है बच्चों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हरित क्रांति का जनक आ गया ना। हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं साहब? अगर हमने कहा था अगर हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो नॉर्मल बोरलाग लगाइएगा, भूल से भी गलती मत करिएगा। अगर पूछ लिया कि भारतीय हरित क्रांति के जनक तो लगाइएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। हो गया है भाई। आगे चलते बच्चों। SSC सीजल 2016 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। फटाक से टिक कर दीजिए, समझा चुके हैं, UPPCS में आया हुआ है। हरित क्रांति भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया भारत में? तो बच्चों ये था आपका 7वीं, 5वीं, दूसरी, तीसरी। तो ये आपका तीसरी था और इसमें प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी थे। बड़े ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ थे प्रधानमंत्री, बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे। SSC CPO में आया 2017 में। अगला, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। क्या नाम है? बीज उर्वरक सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, कृषि क्रांति, बहुफसल क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति का एक नाम और है बच्चों, तो बीज उर्वरक सिंचाई। तो बीज उर्वरक सिंचाई है इसका नाम। तो इस तरह से बच्चों ये आपका SSC मैट्रिक लेवल 2008 में आया है। तो प्रिय बच्चों, हमने आपको जो है ये पूरा वीडियो रैपिड रिवीजन से समझा दिया है। अब आप जो है पढ़ लिए हैं, समझ भी लिए हैं। अब आप क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। और आपको थोड़ा सा एक वाइट पेज लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन है कि रबी की फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है सरसों किसके अंतर्गत आती है? तीसरा, मटर किस तरह की फसल है? चौथा, मटर कुल के पौधे की जड़ की गांठों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? अगला, वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन होती है? अगला, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? अगला, खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? मक्का किस वर्ग की फसल है? अगला, धान किस वर्ग की फसल है?
अगला, जायद के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? अगला, गेहूं की बुआई किस महीने में की जाती है? अगला, खरीफ की कटाई किस महीने में की जाती है? अगला क्वेश्चन, उड़द मूंग किस फसल के अंतर्गत आती हैं? अगला, यूरिया की खोज किसने किया था? अगला, झूम कल्टीवेशन, झूम कृषि किन राज्यों में की जाती है? अगला, पहाड़ों पर किस तरह से कृषि की जाती है? अगला, कृषि क्रांति के जनक किसे मानते हैं? अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि क्रांति का जनक किसे कहते हैं? इस तरह से बच्चों हमने 19 क्वेश्चन आपसे पूछा है और आप लोग जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बच्चों अगर प्लीज़ अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको पढ़ाया है, तो चलते हैं आगे, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। और आपका बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा वीडियो को, आप बढ़ा के देखिएगा, रिवीजन भी कर लीजिएगा। और बच्चों ये हमारे ओपन क्लासेस हैं और आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप लोग इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो। बच्चों देखिए, शेयर करने में कंजूसी मत करिए, पूरी तरह से वीडियो फ्री हैं और हमने फ्री चैनल चलाने के लिए वादा किया है। आप जितना अधिक लाभ हो लोगों को दिलाइए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते या जिनके पास दिक्कतें हैं, उनको आप वीडियो भेजिए, वो भी लेखपाल की तैयारी करें, उनका भी हित हो जाए, है ना। तो आप लोग इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, ठीक है बच्चों। और तो जय हो प्रयागराज बाबा की। तो इसी के साथ बच्चों, जय हिंद जय भारत, है ना।